दोस्तों इमेजिन करो आपको दो सिचुएशन दी गई है। पहली, या तो आप एक साथ 30 लाख रुपए ले सकते हो या फिर आप एक पैसा ले सकते हो जो अगले 31 दिन के लिए डेली डबल होगा। याद रखना, एक पैसा है, एक रुपया नहीं। तो अब इस सिचुएशन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वैसे ज्यादातर लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे क्योंकि 30 लाख इकट्ठा मिल रहा है। लेट्स से आपने पहला ऑप्शन चूज किया और आपके एक दोस्त ने सेकंड वाला ऑप्शन। अब 5 दिन बाद आपके दोस्त के पास होंगे 16 पैसे और आपके पास होंगे पूरे 30 लाख। 10वें दिन आपके दोस्त के पास होंगे 5 रुपए 12 पैसे। ऐसे करते करते जब 20 दिन निकल जाएंगे और सिर्फ 11 दिन बचेंगे तो उसके पास होंगे 5243 रुपए। अब इस पॉइंट पे शायद उसे थोड़ा दुख हो क्योंकि कहां 5000 और कहां 30 लाख, जमीन आसमान का फर्क है। बट 21वें दिन के बाद उसे कंपाउंड इफेक्ट की इनविजिबल पावर दिखनी शुरू हो जाएगी और स्मॉल इंक्रीमेंट के साथ धीरे धीरे जब 31वां दिन आएगा तो यही 5000 रुपए 1,07,37,418 रुपए बन चुके होंगे। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बड़े रिवॉर्ड्स दे सकता है छोटी छोटी चॉइसेस के बदले। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके फाइनेंसेस को तो इंप्रूव करेगी ही, साथ ही ये आपकी हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट और गोल्स पर भी अप्लाई की जा सकती है। पर इसकी एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता। रिजल्ट आने में काफी टाइम लग जाता है और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे अप्लाई ही नहीं कर पाते। लाइक कोई रनिंग स्टार्ट करता है, रिजल्ट नहीं दिखते, 8वें दिन बंद कर देता है। कोई गिटार सीखता है, 15 दिन बाद छोड़ देता है। या फिर कोई SIP स्टार्ट करता है, रिजल्ट नहीं दिखते, 6 महीने बाद बंद कर देता है। पर वो जो चीज नहीं समझते हैं वो ये है कि यही छोटे छोटे स्टेप्स बाद में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इवन ऑथर इसे एक फॉर्मूला से समझाते हैं। वो कहते हैं स्मॉल चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू बिग डिफरेंस। इसे सही से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मानो दो दोस्त हैं, एक है सुरेश और दूसरा है सनी। सुरेश ने डिसाइड किया कि अब से मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा। रोज 10 पेज रीडिंग करूंगा, 30 मिनट डेली कुछ अच्छा सुनूंगा, सही डाइट लूंगा और अपनी किसी एक स्किल को इंप्रूव करूंगा। ये चॉइसेस काफी सिंपल थी पर फिर भी शुरू में उसे थोड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद दूसरा जो दोस्त था सनी, उसने भी कुछ चॉइसेस बनाई। उसने नया और बड़ा टीवी खरीदा ताकि वो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देख सके। साथ ही उसने रेसिपीज भी देखनी शुरू की ताकि वो अपने हिसाब से डेजर्ट्स बना सके। इसके अलावा उसने घर में एक स्मॉल बार बनवाया ताकि ड्रिंक वगैरह कर सके। अब दोनों का ऐसा ही चल रहा था। 5 महीने बाद देखा तो कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों का पहले जितना ही बॉडी वेट था और दिखने में भी पहले जैसे ही थे। फिर 10 महीने बाद जब दोनों को ऑब्जर्व किया गया तब भी कोई नोटिसेबल फर्क नहीं था। बट जब 25 महीने बाद दोनों को देखा तो क्लियर विजिबल डिफरेंस था। सनी अब काफी मोटा हो चुका था और सुरेश पहले से काफी फिट हो गया था। पर डिफरेंस सिर्फ बॉडी वेट का नहीं था। सुरेश अब तक हजारों घंटों की रीडिंग कर चुका था, बहुत सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो सुन चुका था। इसके चलते उसे प्रमोशन भी मिल गई और वो ज्यादा हैप्पीली काम करने लगा। अब इस स्टोरी का सार यही है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट हर सिचुएशन में काम करेगा, या तो आपके लिए या फिर आपके अगेंस्ट। और हम सभी चाहते हैं कि ये हमारे लिए काम करे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके फाइनेंसेस के साथ साथ और भी काफी चीजें इंप्रूव कर देगी। रेडी हो? चलो फिर। फर्स्ट पॉइंट है ट्रैक योर मनी। ऑथर बताते हैं कि वो 23-24 की उम्र में पैसे को लेकर इतने लापरवाह थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। वो कभी शॉपिंग पर, कभी डिनर पर, यहाँ वहाँ हर जगह पैसे खर्च कर देते थे। फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उनके अकाउंटेंट ने कहा कि डैरेन, तुम अपने साथ एक स्मॉल नोटबुक कैरी करना स्टार्ट करो। कोई भी खर्चा हो, चाहे नई शर्ट लेनी हो, कोल्ड ड्रिंक पीनी हो या फिर गाड़ी में हवा ही भरवानी हो, हर चीज को नोट डाउन करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तुम नोट करोगे तो तुम्हें ये कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा कि किन चीजों पर खर्च करूं और किन पर नहीं। फिर ऑथर ने पाया कि सिर्फ 30 दिन मनी ट्रैक करने से वो स्पेंडिंग को लेकर ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए थे। वो ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों पर स्पेंड करने लगे और मनी ट्रैकिंग में उन्हें मजा आने लगा। अब देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा टास्क है, बट अगर इसे लॉन्ग टर्म में परफॉर्म किया जाए तो बहुत बड़े रिजल्ट्स निकल सकते हैं इससे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीजें ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे? पॉइंट नंबर 2, हैबिट स्पाइरल। एग्जाम्पल, एक टीचर था और उसका एक यंग स्टूडेंट था। एक दिन वो उस स्टूडेंट को एक जंगल में ले गया। टीचर ने कहा, वो सामने पौधा देख रहे हो, उसे उखाड़ दो। स्टूडेंट गया और उसने एक ही हाथ से पौधा उखाड़ दिया। फिर वो थोड़ा आगे चले। अब टीचर ने थोड़ा बड़ा पौधा देखा और कहा, इसे भी उखाड़ दो। उसने दोनों हाथ लगाए और ये भी उखाड़ दिया। इसके बाद थोड़ी ही दूरी पर टीचर को एक छोटा पेड़ दिखा। उसने स्टूडेंट से कहा, इस पेड़ को उखाड़ दो। अब ये पेड़ थोड़ा मजबूत था।
पर उसने पूरी जान लगा दी और करीब आधे घंटे बाद उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। फिर फाइनली टीचर ने एक बड़ा पेड़ देखा और उससे कहा कि इसे भी उखाड़ो। स्टूडेंट ने देखा पेड़ तो बहुत ऊंचा है। पेड़ इतना ऊंचा था कि उसके ऊपर के पत्ते तो दिख भी नहीं रहे थे। इस पर स्टूडेंट बोला कि माफ कीजिएगा सर, पर यह पेड़ मैं नहीं उखाड़ सकता। टीचर ने कहा समझो इसे, हमारी आदतें भी ऐसी ही है। एक बार वो पुरानी और बड़ी हो गई, उनकी जड़ें गहरी हो गई तो फिर उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। और कुछ जड़ें तो इतनी गहरी हो जाती है कि फिर शायद तुम ट्राई करने से भी डरो। एरिस्टोटल ने कहा है वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। ऐसे ही एक आदमी घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था, बहुत जल्दी में था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जरूरी काम से जा रहा हो। तो एक आदमी साइड में खड़ा था, उसने उससे पूछा कि कहां जा रहे हो। घुड़सवार ने कहा मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। ये सेम ही स्टोरी है हम में से ज्यादातर लोगों की। हम भी आदतों के घोड़े पर सवार है जो पता नहीं हमें कहां लेकर जाएगा। अगर आप भी ऑटो पायलट मोड पर अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जा रहे हो तो रुको और क्वेश्चन करो अपने आप को। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि 95% ऑफ एवरीथिंग वी फील, थिंक, डू एंड अचीव इज अ रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हैबिट्स आसानी से बदली नहीं जा सकती, क्योंकि अच्छी हो या बुरी किसी भी हैबिट का रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता। आप अगर फ्राइज और बर्गर खाते हो तो आपको इमीडिएट हार्ट अटैक नहीं आता। अगर ऐसा होता कि एक बाइट बर्गर खाते ही तुरंत हार्ट अटैक आ जाए तो इस दुनिया में कोई भी बर्गर नहीं खाता। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर चीज की कंपाउंडिंग शुरू धीरे धीरे ही होती है पर बाद में वाइल्ड हो जाती है। तो कंपाउंडिंग को रोकना तो आपके हाथ में नहीं है, पर हैबिट को बदलना आपके हाथ में है। इसीलिए समय रहते सही हैबिट्स बना लो, क्योंकि बुरी हैबिट्स तो अपने आप बन भी जाती है और कंपाउंड भी हो जाती है। थर्ड है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मानो दो प्लेन है, एक प्लेन मैं उड़ा रहा हूं और एक आप। हम दोनों ने जाना है दिल्ली से मुंबई। अब फर्क ये है कि आप बीच के हर स्टेट में रुकते हुए जाओगे और मैं सीधा जा रहा हूं। और फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारी स्पीड का भी फर्क है। आप जा रहे हो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और मैं जा रहा हूं 700 किलोमीटर पर आवर पे। फिर भी मैं आपसे आधे टाइम में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जब आप बार बार रुकोगे तो आपका मोमेंटम खराब होगा, साथ ही टाइम और फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। वहीं कम स्पीड में लगातार चलने से मेरा टाइम और फ्यूल दोनों बचेगा। अब इसी एग्जांपल से इन्वेस्टिंग को समझते हैं। वॉरेन बफेट का नाम सुना है आपने, द रिचेस्ट इन्वेस्टर। उनकी नेटवर्थ करीब $85 बिलियन है और उसमें से $84 बिलियन उनके 50th बर्थडे के बाद आए हैं। देखा जाए तो ये रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है, पर अगर ईयरली रिटर्न्स को देखें तो ये बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जिम साइमंस नाम का एक आदमी था जिसने 1988 में टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके एनुअली 66% रिटर्न के साथ अपना पैसा कंपाउंड किया था। वहीं वॉरेन बफेट ने उस साल 22% रिटर्न जनरेट किया था। बट आज अगर देखें तो जिम की नेटवर्थ $21 बिलियन है, वॉरेन बफेट से 75% लेस। पर ऐसा क्यों? जिम अगर बेटर इन्वेस्टर हैं तो उनकी नेटवर्थ इतनी कम क्यों है? और आंसर है कंसिस्टेंसी। जिम ने वॉरेन बफेट जितना टाइम मार्केट में लगाया ही नहीं। वॉरेन बफेट ने मार्केट में 3/4 ऑफ ए सेंचुरी का टाइम यानी 75 साल लगाए हैं, इसीलिए उनका पैसा इतना कंपाउंड हुआ। तो समझे कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न से ज्यादा टाइम पीरियड मैटर करता है, क्योंकि हाई रिटर्न्स अगर एक दो बार मिल भी गए तो उनके रिपीट होने के चांसेस क्या है। उससे अच्छा है आप एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टिक रहो, ताकि कंपाउंडिंग अपना पावर दिखा सके। अब इन्वेस्टिंग को और डिटेल में समझने के लिए हम हैंडपंप की एग्जांपल लेंगे। आपने अगर हैंडपंप से पानी निकाला हो तो आपको पता होगा कि उसे कितना ज्यादा पंप करना पड़ता है। शुरू में कुछ देर पंप करो तो सिर्फ वैक्यूम क्रिएट होता है, फिर और ज्यादा पंप करो तो पानी पंप में फिल होने लगता है। उसके बाद बहुत टाइम, एनर्जी और कंसिस्टेंसी के बाद उस पंप से पानी निकलना स्टार्ट होता है। इस सब के बाद भी आपको कंटिन्यूअसली पंप करना होगा ताकि पानी रुके ना, क्योंकि अगर आपने पंप करना रोक दिया तो पानी फटाफट नीचे जाना शुरू हो जाएगा और फिर से आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। पर अगर आप एक बार हार्डवर्क करके लगातार पंप करते रहो तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना होगा और आप ज्यादा पानी भी निकाल लोगे। अब बहुत सारे लोग हैंडपंप चलाना शुरू कर लेते हैं, लाइक रीडिंग की हैबिट डाल लेते हैं, पर 4-5 दिन बाद फिर से नेटफ्लिक्स पर टाइम पास कर रहे होते हैं। हुआ क्या? हैंडपंप रुक गया। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत मेहनत करके SIP बनाते हैं, शुरू में कुछ महीने इन्वेस्ट भी करते हैं, पर जब टाइम आता है रिटर्न्स का तो हम हैंडपंप को बंद कर देते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए वो कभी कंपाउंड इफेक्ट का फायदा नहीं उठा पाते। इन्वेस्टमेंट में सारी गेम मोमेंटम की है। अगर मोमेंटम ब्रेक हुआ तो समझो पानी नीचे चला गया।
तो कुछ भी हो पर मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।